दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास के शुरुआती कालखंड आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। जैसा कि आप जानते हैं, हिंदी साहित्य का प्रारंभिक या शुरुआती कालखंड आदिकाल कहलाता है और इस खंड से कई महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आज की वीडियो में हम इसी कालखंड से संबंधित प्रश्नों को कवर करेंगे। दोस्तों ये वीडियो टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ हिंदी के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं हिंदी के अध्यायवार प्रश्नों का भाग 2, आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां। दोस्तों आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न है कि इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक कौन हैं? ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गारसा दत्तासी, मिश्र बंधु या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दोस्तों ये कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है और शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को सर्वप्रथम वैज्ञानिक ढंग से विधेयवादी पद्धति के द्वारा लिखा है और उनकी इसी इतिहास की ओर संकेत करके ये कहा गया है कि इतिवृत्ति और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम दिया था? ऑप्शन देखिए, जॉर्ज ग्रियर्सन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। हिंदी साहित्य के शुरुआती या प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था और उनका ये नामकरण युग की प्रवृत्तियों के आधार पर किया गया था, जिसमें कि वीर गाथात्मक काव्य की प्रधानता होने के कारण उन्होंने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल, जिसको आदिकाल भी कहा जाता है, उसको वीर गाथा काल नाम दिया है। देखिए दोस्तों, आगे जो हम महत्वपूर्ण तथ्य बताने जा रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसके एक एक जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं इसको याद रखिएगा। दोस्तों देखिए, हिंदी साहित्य के विभिन्न विद्वानों ने प्रारंभिक काल का भिन्न भिन्न नामों से वर्गीकरण किया है। जॉर्ज ग्रियर्सन, दोस्तों डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के शुरुआती काल को चारण काल कहा है। मिश्र बंधुओं ने आरंभिक काल, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने प्रारंभिक काल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा है, राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल नाम दिया है और आदिकाल नाम आज सर्वमान्य हो गया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने चारण काल या संधिकाल नाम दिया है और इसी तरह से डॉक्टर मोहन अवस्थी ने इसे आधार काल की संज्ञा दी है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, वर्तमान में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा किया गया नामकरण आदिकाल ये सर्वमान्य हो गया है। हिंदी साहित्य के शुरुआती काल जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जिसको वीर गाथा काल कहा था। अगला प्रश्न है, आदिकाल को आधार काल किसने कहा है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप देख सकते हैं कि आदिकाल को डॉक्टर मोहन अवस्थी ने आधार काल की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न है, आदिकाल को चारण काल इनमें से किस साहित्य इतिहास के लेखक ने कहा है? तो चारण काल किसने कहा है याद कर लीजिएगा। आदिकाल को चारण काल की संज्ञा दोस्तों देखिए, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, राम कुमार वर्मा ने किया है। आदिकाल का चारण काल नामकरण डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने किया है, जिन्होंने आदिकाल को चारण काल या संधि काल की संज्ञा दी है, जबकि चारण काल डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी कहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन नहीं है, राम कुमार वर्मा है जिन्होंने आदिकाल को चारण काल या संधि काल कहा है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको बताना है कि आदिकाल के नामकरण से संबंधित कौन सा युग्म अशुद्ध है, आपको बताना है। इसमें देखिए, बीज वपन काल मिश्र बंधु, तो ये आपका सही नहीं है, क्योंकि बीज वपन काल जो है ये महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज वपन काल की संज्ञा दी है। सिद्ध सामंत काल
राहुल सांकृत्यायन सही है। संधिकाल और चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा सही है। वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये भी सही है। तो देखिए ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि सही सुमेलित या अशुद्ध युग्म है। आदिकाल को बीज वपन काल मिश्र बंधुओं ने नहीं बल्कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। मिश्र बंधुओं ने इसे आरंभिक काल की संज्ञा दी है। तो मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को आरंभिक काल की संज्ञा दी है। बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा था? ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ऑप्शन सी। दोस्तों विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने अपने हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य के अतीत में हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल कहा है। अगला प्रश्न इसी से संबंधित है कि आदिकाल का वीर काल नामकरण किसने किया था? तो आप जानते हैं आदिकाल का वीर काल नामकरण विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल का नाम किसने दिया था? तो आप जानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल कहा है। अगला प्रश्न है आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है? तो आप जानते हैं ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में या 4 कालों में विभाजित किया है, जिसमें आदिकाल या वीर गाथा काल, भक्तिकाल या पूर्व मध्यकाल, रीतिकाल या उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल या गद्य काल। तो एक तरह से आदिकाल को वीर गाथा काल डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल द्वारा कहा गया है। अब आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत काल नाम किसके द्वारा दिया गया है? तो आप जानते भी हैं दोस्तों, राहुल सांकृत्यायन। देखिए दोस्तों, राहुल सांकृत्यायन द्वारा हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत काल नामकरण किया गया है। अगला प्रश्न इसी से रिलेटेड है कि आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? तो आप जानते हैं कि राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है। ये प्रश्न जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा में भी पूछा गया है। याद रखिएगा कि हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? तो ये हैं राहुल सांकृत्यायन। और सेम यही प्रश्न देखिए बार बार पूछा गया है, टीजीटी परीक्षा में पूछा गया है कि आदिकालीन हिंदी साहित्य को सिद्ध सामंत काल कहने वाले विद्वान का नाम क्या है? तो आप जानते हैं कि आदिकालीन हिंदी साहित्य को सिद्ध सामंत काल कहने वाले जो विद्वान हैं डॉक्टर राहुल सांकृत्यायन हैं। और दोस्तों देखिए ये जो प्रश्न हैं बार बार आए हुए हैं परीक्षाओं में, और हम इन प्रश्नों को बार बार इसलिए दोहरा रहे हैं ताकि आप इसको अच्छे तरह से याद कर लें और किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन न रह जाए। अगला प्रश्न है आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया था? आपको बताना है। तो आप जानते हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज वपन काल नाम दिया है। अगले प्रश्न में फिर वही प्रश्न पूछा गया है कि आदिकाल के लिए बीज वपन काल नामकरण किसने किया? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। दोस्तों महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को बीज वपन काल कहा है। अगले प्रश्न पर आते हैं कि हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया है? तो देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन या वासुदेव शरण अग्रवाल। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। दोस्तों आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य उद्भव और विकास में हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम दिया है और वर्तमान में यही नाम सर्वमान्य हो गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको देखिएगा। वीर गाथा काल, गद्य काल, चारण काल या फिर सिद्ध सामंत काल। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ऑप्शन बी गद्य काल जो है ये आदिकाल का नाम नहीं है, जबकि आदिकाल को वीर गाथा काल, चारण काल, सिद्ध सामंत काल, वीर काल, आरंभिक काल, प्रारंभिक काल इन सभी नामों से संबोधित किया गया है, जबकि गद्य काल आधुनिक काल को कहा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों आदिकाल को प्रारंभिक काल का नाम किसने दिया? तो आप जानते हैं आदिकाल को प्रारंभिक काल का नाम किसने दिया था? आप जान सकते हैं दोस्तों आदिकाल को डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने प्रारंभिक काल कहा था, और यहाँ पर ऑप्शन गणपति चंद्र गुप्त नहीं है।
और आप देखिए मिस्र बंधुओं ने आदिकाल को आरंभिक काल कहा है, न कि प्रारंभिक काल। तो आप देख सकते हैं कि आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम ये डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त द्वारा दिया गया था। और देखिए डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास में आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम दिया है। और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी दिया था, लेकिन संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उपयुक्त विकल्प न होने के कारण इसको मूल्यांकन से बाहर कर दिया। लेकिन आप याद रखिए आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम ये दोस्तों डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त द्वारा दिया गया था और मिस्र बंधुओं ने आदिकाल को आरंभिक काल कहा है। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन हैं, आपको बताना है। तो डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त। दोस्तों गणपति चंद्रगुप्त की रचना है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। अगला प्रश्न है दोस्तों गोरखनाथ का समय 11वीं सदी है, यह मान्यता किस विद्वान की है। ऑप्शन देखिए डॉक्टर राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़त्थवाल। तो सही उत्तर ऑप्शन डी डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़त्थवाल की जो है मान्यता है कि गोरखनाथ का समय 11वीं सदी है। अगर जो हम व्याख्या में देखें दोस्तों तो आप देख सकते हैं कि डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़त्थवाल गोरखनाथ का समय 11वीं सदी मानते हैं। राहुल सांकृत्यायन ने गोरखनाथ का समय 845 ईस्वी माना है, जबकि राम कुमार वर्मा 13वीं सदी मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी 9वीं सदी मानते हैं और पीताम्बर दत्त बड़त्थवाल ने गोरखनाथ के ग्रंथों का संपादन गोरखवाणी शीर्षक से किया है। अगला प्रश्न है सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। और आपके लिए यहाँ पर जो प्रश्न है आप देख सकते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन्होंने आदिकाल का नामकरण वीर गाथा काल कहा है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल नाम दिया है, तो बी का चौथा हो जाएगा। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा है। और मिस्र बंधुओं ने देखिए दोस्तों मिस्र बंधुओं ने यहाँ पर मिलान तो सही हो जाएगा, प्रारंभिक काल नहीं बल्कि आरंभिक काल कहा है। तो शब्दों में थोड़ा सा हेर फेर है प्रारंभिक और आरंभिक। तो मिस्र बंधुओं ने अपने इतिहास ग्रंथ मिस्र बंधु विनोद में जो आदिकाल है या हिंदी साहित्य का जो शुरुआती काल है उसको आरंभिक काल कहा है, न कि प्रारंभिक काल। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हिंदी साहित्य के आदिकाल को गणपति चंद्रगुप्त ने प्रारंभिक काल कहा था, मिस्र बंधु इसे आरंभिक काल कहते हैं। तो देखिए विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, 2, 4, 3 और 1। लेकिन यहाँ पर आप जानकारी के लिए कि मिस्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को आरंभिक काल कहा है, न कि प्रारंभिक काल। अब आइए देख लेते हैं इनमें से किस साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है। ऑप्शन है बच्चन सिंह, शिव सिंह सेंगर, रामचंद्र शुक्ल या रामशंकर शुक्ल रसाल। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल। दोस्तों आप देख सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव जो है विक्रम संवत 1925, आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन यानी प्रथम उत्थान विक्रम संवत 1925 से 1950, गद्य साहित्य का प्रसार द्वितीय उत्थान विक्रम संवत 1950 से 1975 और गद्य साहित्य की वर्तमान गति तृतीय उत्थान विक्रम संवत 1975 से आज तक इस प्रकार का विभाजन करके विवेचना किया है। अगला प्रश्न है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए दोस्तों याद रखिएगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ काल 693 ईस्वी से माना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा रचित हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में प्रकाशित हुआ था। उसमें उन्होंने एक विशेष कालखंड 693 से 1693 ईस्वी तक रचित हिंदी साहित्य का विवेचन किया है और विवेच्य ग्रंथ 7 प्रकरणों संधिकाल, चारणकाल, भक्तिकाल की अनुक्रमणिका, भक्तिकाल, प्रेम काव्य, राम काव्य और कृष्ण काव्य में विभाजित किया है। इस आधार पर डॉक्टर राम कुमार वर्मा हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानते हैं। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा क्या है। ऑप्शन देखिए लौकिक संस्कृत,
वैदिक संस्कृत, प्राकृत या फिर पाली? तो सही उत्तर है पाली। दोस्तों प्राकृत भाषा के विविध रूप हैं, उनमें पाली यानी पाली भाषा का संबंध बौद्ध धर्म के ग्रंथों से और अर्धमागधी का संबंध जैन धर्म के ग्रंथों से है। जहाँ जहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ वहाँ वहाँ पाली भाषा पहुँची है और जैन धर्म के साथ अर्धमागधी। प्राकृत भाषा को साहित्य महत्व पूर्व की तुलना में पश्चिम से अधिक प्राप्त हुआ है और उसमें भी विशेष रूप से महाराष्ट्रीय प्राकृत का प्रधान रूप है। तो याद रखिएगा बौद्ध धर्म से जुड़े साहित्य की भाषा पाली है। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? ऑप्शन है खुमाड़ रासो, ढोला मारूरा दूहा, भरतेश्वर बाहुबली रास या जय मयंक जस चंद्रिका? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, भरतेश्वर बाहुबली रास। दोस्तों अपभ्रंश में रास नामक पहली सरस्कृति भरतेश्वर बाहुबली रास 1184 ईस्वी है। मुनि जिन विजय ने इस ग्रंथ को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है और इसकी रचना शालिभद्र सूर्य ने की थी। शालिभद्र सूर्य ने पंच पांडव चरित रास की भी रचना की। खुमाड़ रासों के 43 छंद प्राप्त हुए हैं। इस काव्य के कवि का नाम तो अज्ञात है, लेकिन एक स्थान पर दलपत विजय शब्द देखकर आलोचकों ने अनुमान लगाया है कि दलपत विजय ही खुमाड़ रासों का कवि था। और ढोला मारूरा दूहा के कवि कल्लोल हैं। याद रखिएगा ढोला मारूरा दूहा के जो कवि हैं वो कल्लोल हैं और ये अपने मूल रूप में उपलब्ध नहीं हैं। ये लोक काव्य दोहाबद्ध था और मौखिक परंपरा में सुना और गाया जाता था। अगला प्रश्न है अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? आपको बताना है। तो ये है भरतेश्वर बाहुबली रास। और देखिए दोस्तों भरतेश्वर बाहुबली रास और देखिए मुनि जिन विजय ने इस ग्रंथ को जैन साहित्य की रास परंपरा का पहला ग्रंथ माना है और इसकी रचना शालिभद्र सूर्य ने की थी। तो याद रखिएगा भरतेश्वर बाहुबली रास की रचना शालिभद्र सूर्य के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों शालिभद्र सूर्य की रचना का क्या नाम है? तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये है भरतेश्वर बाहुबली रास। अगला प्रश्न है पंच पांडव चरित रास के रचयिता कौन है? तो ये याद रखने वाली चीज है, आपको याद रखना चाहिए कि पंच पांडव चरित रास के रचयिता आपके शालिभद्र सूर्य हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य कौन सा है? ऑप्शन देखिए जय मयंक जस चंद्रिका, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राउरवेल या ढोला मारूरा दूहा? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी ढोला मारूरा दूहा। दोस्तों ढोला मारूरा दूहा 11वीं शताब्दी में रचित एक लोक भाषा काव्य है। दूहाम घड़ाम पुराणाम अच्छई पंक्ति इसकी प्राचीनता की ओर संकेत करती है और मूलतः दोहों में रचित इस लोक काव्य को 17वीं शताब्दी में कुशल रायवाचक ने कुछ चौपाइयां जोड़कर विस्तार दिया था। अगला प्रश्न है अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया है? ऑप्शन है आपके पाणिनि, नागार्जुन, पतंजलि या फिर सरहपा? तो आपको बताना है कि अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, सही उत्तर पतंजलि है। दोस्तों अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख महाभाष्यकार पतंजलि ने किया, जिससे पता चलता है कि संस्कृत या साधु शब्द के लोक प्रचलित विविध रूप अपभ्रंश कहलाते थे। अगला प्रश्न है अवहट्ट भाषा से तात्पर्य है किसका? देखिए ग्रामीण अपभ्रंश का, परिनिष्ठित अपभ्रंश का, ग्रामीण प्राकृत का या फिर परिनिष्ठित प्राकृत का? तो सही उत्तर है अवहट्ट भाषा ग्रामीण अपभ्रंश से संबंधित थी। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अवहट्ट जो है अपभ्रष्ट शब्द का विकृत रूप है। इसे अपभ्रंश का अपभ्रंश या परवर्ती अपभ्रंश कहा जाता है। अवहट्ट अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की संक्रमणकालीन या यूँ कहा जाए कि संक्रांतिकालीन भाषा है। इसका कालखंड 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक निर्धारित किया जाता है और अवहट्ट को अपभ्रंश और पुरानी हिंदी यानी ग्रामीण अपभ्रंश के बीच की कड़ी माना जाता है। अवहट्ट भाषा के प्रमुख रचनाकारों में अद्दहमाण यानी अब्दुल रहमान, जिनकी रचना संदेश रासक है, दामोदर पंडित की उक्त व्यक्ति प्रकरण है और ज्योतिरीश्वर ठाकुर की वर्ण रत्नाकर और विद्यापति की कीर्तिलता है। तो ये सभी अवहट्ट भाषा के प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है अवहट्ट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है शिक्षा। देखिए अपभ्रंश के परवर्ती रूप को अवहट्ट नाम दिया गया। अवहट्ट में शिक्षा शब्द के लिए शिक्षा रूप मिलता है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार चर्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध कौन हैं? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर सरहपा। दोस्तों याद रखिएगा, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार चर्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध सरहपा हैं। सरहपा को हिंदी का पहला कवि भी माना जाता है और राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा का समय 669 से स्थिर किया है। बाबू गुलाब राय और डॉक्टर विनय तोष भट्टाचार्य ने इसका समर्थन किया है। अधिकांश विद्वानों को भी यही समय मान्य है। बच्चन सिंह ने लिखा है कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में दिखाई देता है। तो चर्या गीत और दोहा कोश की रचना सरहपा द्वारा की गई थी राहुल सांकृत्यायन के अनुसार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है? ऑप्शन है पुतलिपा, मणिभद्रपा, कनखलापा या फिर लक्ष्मीकरा। तो सही उत्तर है पुतलिपा। दोस्तों हिंदी सिद्ध साहित्य आदिकालीन साहित्य या आदिकालीन हिंदी साहित्य की प्रमुख काव्य धारा है। सिद्धों की कुल संख्या 84 मानी जाती है, जिसमें मणिभद्रपा, लक्ष्मीकरा और कनखालपा योगिनी थी। इन तीनों के अतिरिक्त मेखलापा भी सिद्ध योगिनी थी और इस तरह 84 सिद्धों में 4 महिलाएं थीं। पुतलिपा भी सिद्ध कवि थे जो शूद्र वर्ण के माने जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है? ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग है। देखिए, कबीर, सूरदास, सरहपाद या फिर विद्यापति। तो सही उत्तर है, अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि सरहपा यानी सरहपाद को माना जाता है। दोस्तों देखिए, सिद्धों में सबसे पुराने सिद्ध सरहपा हैं। राहुल सांकृत्यायन ने 7वीं शताब्दी के जो है सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है। उनका मूल नाम राहुल भद्र था और उनके सरहपा, सरोज वज्र, पद्म और पद्म वज्र नाम भी मिलते हैं। वे बौद्ध धर्म की वज्रयान और सहजयान के प्रवर्तक और 84 सिद्धों में से एक थे। उनकी कविता में अपभ्रंश का साहित्यिक रूप छूट गया है और बोलचाल की भाषा जो आरंभिक हिंदी है प्रयुक्त हुई है। सरहपाद की रचनाओं का संपादन राहुल सांकृत्यायन ने दोहा कोश के नाम से किया है। अब आइए अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। देखिए कि कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरि को हिंदी का पहला कवि माना है। राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि स्वीकार किया है। तो याद रखिएगा, राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा या सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि, जबकि डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरि को हिंदी का प्रथम कवि और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। अगला प्रश्न है, हिंदी के किस इतिहासकार के मतानुसार शालिभद्र सूरि हिंदी के प्रथम कवि हैं? तो सही उत्तर डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार। अगला प्रश्न है, सिद्धों का प्रथम कवि कौन है? तो देखिए, सिद्धों का प्रथम कवि सरहपा है, जिनको सरहपाद भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सिद्धों में सबसे पुराने कौन थे? तो सही उत्तर है, सिद्धों में सबसे पुराने थे सरहपा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं, सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो बहुत ही आसान सा है, कई बार आप देख चुके हैं। हिंदी का प्रथम कवि सरहपा को पंडित राहुल सांकृत्यायन मानते हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? तो सही उत्तर है सरहपा को, जिनको सरहपाद भी कहा गया है। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? तो सही उत्तर सरहपा को। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, हिंदी का प्रथम कवि कौन है आपको बताना है। तो सही उत्तर है, हिंदी का प्रथम कवि सरहपा को माना जाता है। राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना है और अनेक साहित्य इतिहासकार ही सरहपा को प्रथम कवि मानते हैं। एक प्रश्न है कि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो सही उत्तर है, स्वयंभू को डॉक्टर राम कुमार वर्मा हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सहजयान के प्रवर्तक कौन हैं? ऑप्शन है सरहपा, सबरपा, लइपा या कड़हप्पा। तो सही उत्तर है सरहपा। दोस्तों सहजयान के प्रवर्तक सरहपा हैं। अगला प्रश्न है, तिब्बत के 84 सिद्धों की परंपरा में कौन से सिद्ध से आरंभ हुई है? देखिए, नरोपा, लुहिपा, सरहपा या फिर सबरीपा। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी
सरहपा। दोस्तों सिद्धों की वज्रयान शाखा में 84 सिद्धों की परंपरा प्रारंभ हुई। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार तिब्बती सिद्धों की परंपरा सरहपा से प्रारंभ हुई और नरोपा से पूरी हुई। आप यहाँ पर सिद्धों की कुछ विशेषताएं देख सकते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर देखिए, सिद्ध जो थे वो सांध्या भाषा का प्रयोग करते थे और बौद्ध धर्म के विकृत रूप से इसका उद्भव हुआ है। श्री पर्वत इनका प्रधान केंद्र था और सिद्धांत चर्चा के ग्रंथ इनके साधन समुच्चय, आदि कर्म प्रदीप और मंजू मूल कल्प थी। इनकी रचनाएं दोहा कोश और चर्यापद हैं सिद्ध की। और सिद्ध साहित्य से जुड़े विद्वानों में बेंडल, हरप्रसाद शास्त्री, राहुल सांकृत्यायन और मोहम्मद शहीदुल्लाह थे। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, थोड़ा अलग है। देखिए, पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना है? ऑप्शन है राहुल सांकृत्यायन, दशरथ ओझा, रामविलास शर्मा या फिर शिव सिंह सेंगर। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, शिव सिंह सेंगर। दोस्तों पुष्य या पुंड को, पुष्पदंत को, इनको पुष्पदंत कहा जाता है, शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। और शिव सिंह सेंगर की जो साहित्य इतिहास की पुस्तक है वो शिव सिंह सरोज है। अगला प्रश्न है, इन सिद्धों और नाथों में सबसे पुराने कौन हैं आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, सरहपा, मच्छंदर नाथ, इसके अलावा कांडपा या फिर गोरखनाथ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, अगर जो सिद्धों में सबसे पुराने देखा जाए तो सरहपा हैं और नाथों में सबसे पुराने मच्छंदर नाथ हैं। तो इसमें प्रश्न में पूछा गया है कि देखिए दोस्तों, सरहपा और मच्छंदरनाथ सिद्धों और नाथों में सबसे पुराने, तो सरहपा और मच्छंदरनाथ यानी ए और बी दोनों हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए और बी दोनों को दिया है। तो आप देख सकते हैं, सिद्धों और नाथों में, सिद्धों में सबसे पुराने सरहपा और नाथों में सबसे पुराने मच्छंदरनाथ थे, जिनको गोरखनाथ का गुरु माना जाता है। अगला प्रश्न है कि नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छंट कर निकला है, ये कथन किसका है? तो याद रखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है कि नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छंट कर निकला है। वस्तुतः नाथ पंथ बौद्धों या सिद्धों की वज्रयान शाखा से निकला है और गोरखनाथ ने पतंजलि में उच्च लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को क्या कहा है? तो सही उत्तर है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। और दोस्तों आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश और हिंदी के मध्य जो संबंध है उसको लेकर कहा है कि इस प्रकार 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। और इसी अपभ्रंश के बढ़ाव को कुछ लोग उत्तरकालीन अपभ्रंश कहते हैं और कुछ लोग पुरानी हिंदी। 12वीं शताब्दी तक निश्चित रूप से अपभ्रंश भाषा ही पुरानी हिंदी के रूप में चलती थी, यद्यपि उसमें नए तत्सम शब्दों का आगमन शुरू हो गया था। और देखा जाए तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस प्रकार वे अपभ्रंश को हिंदी से अलग रखना चाहते हैं, फिर भी उन्होंने अपभ्रंश के उत्तरकालीन साहित्य को आदिकाल की सामग्री मानकर उसका विवेचन किया है। रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी को ही प्राकृताभास हिंदी या अपभ्रंश कहा है। तो याद रखिएगा दोस्तों, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। अगला प्रश्न है, प्राकृताभास हिंदी से क्या आशय है आपको बताना है। तो सही उत्तर है, प्राकृताभास हिंदी से अपभ्रंश का आशय है, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं, 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, हिंदी साहित्य के शुरुआती 10वीं से लेकर 14वीं शताब्दी के साहित्य को आदिकाल नामकरण आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया था। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सबसे पहले किसने कहा है आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सबसे पहले चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा कहा गया है, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों इनकी प्रसिद्धि का कारण इनके द्वारा लिखित कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है, उसने कहा था। और ये कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित प्रेम संवेदना की कहानी है।
जो 1915 में प्रकाशित हुई। और फ्लैशबैक यानी पूर्व दीप्ति शैली में लिखित ये प्रथम कहानी है। इसे औपन्यासिक कहानी और कहानी क्षेत्र में मील का पत्थर कहा जाता है। उन्होंने राजा मुंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गुलेरी जी के लेख के आधार पर अपने इतिहास में आदिकाल के अंतर्गत उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं को यह मानते हुए स्थान दिया कि उनके आधार पर उस काल की कोई विशेष प्रवृत्ति निर्धारित नहीं की जा सकती। अगले प्रश्न पर आते हैं, पुरानी हिंदी का नामकरण किसने किया था? ऑप्शन है चतुरसेन शास्त्री, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या फिर राम कुमार वर्मा। तो सही उत्तर है दोस्तों, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सबसे पहले चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, यानी पुरानी हिंदी का नामकरण चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किया है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, देख सकते हैं कि पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है? ऑप्शन देखिए, सरहपाद, स्वयंभू, राजा मुंज या पुष्पदंत। तो पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने राजा मुंज को पुरानी हिंदी का पहला कवि स्वीकार किया है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए, पुष्पदंत, धनपाल, शालिभद्र, सूर्य या स्वयंभू को। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, स्वयंभू को। आप देख सकते हैं दोस्तों, स्वयंभू जो कि 8वीं शताब्दी में निर्विवाद रूप से अपभ्रंश के सर्वश्रेष्ठ कवि माने गए हैं। स्वयंभू देवकृत पौम चरित्र 5 कांड और 83 संधियों वाला विशाल महाकाव्य है। ये अपभ्रंश का आदि काव्य माना गया है, इसलिए स्वयंभू को अपभ्रंश का प्रथम महाकवि यानी अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। तो याद रखिएगा, स्वयंभू को अपभ्रंश का महाकवि या वाल्मीकि कहा गया है। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? तो आप जानते हैं, स्वयंभू को। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? तो उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वयंभू अपभ्रंश के प्रथम महाकवि थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वयंभू की कृति का नाम क्या है? तो याद रखने की चीज़ है दोस्तों, देखिए, स्वयंभू की कृति का नाम जो है वो पौमचरियु है, यानी पद्मचरित हिंदी में कहा जाए, पौमचरियु ये स्वयंभू की कृति का नाम है। देखिए, यही प्रश्न फिर से पूछा गया है कि पौमचरियु किसकी रचना है, आपको बताना है। तो ये रचना स्वयंभू की है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं? ऑप्शन देखिए, महापुराण, परमात्मा प्रकाश, भविष्य सत्य कहा या पौमचरियु। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, पौमचरियु। दोस्तों देखिए, पौमचरियु स्वयंभूकृत चरित काव्य है। ये 5 खंडों में विभक्त है। विद्याधर कांड, अयोध्या कांड, सुंदरकांड, युद्ध कांड और उत्तरकांड। स्वयंभू ने नारी के प्रति व्यवहार का वर्णन इस काव्य में किया है कि नारी के प्रति पुरुष का दृष्टिकोण उस युग में कैसा था। ये काव्य में वर्णित अग्नि परीक्षा वाले प्रसंग से स्पष्ट हो जाता है। लंका विजय के बाद सीता को पुष्पक विमान पर चढ़ाकर कौशल नगरी लाया जाता है। सीता के आगमन का एक और भव्य वातावरण और दूसरी ओर उस वातावरण में राम का ओछा व्यवहार है। अग्नि परीक्षा से पूर्व सीता राम से कहती हैं कि आज मैं अपने सतीत्व की पताका फहराऊंगी। आग यदि समर्थ हो तो मुझे जलाए। जब मेरा मन शुद्ध है तो इस दिव्य शक्ति का क्या होगा। इस ग्रंथ में वर्णन है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है? ऑप्शन है भविष्यत कहा, योगसार, परमात्म प्रकाश या पाहुड़ दोहा। तो सही उत्तर है भविष्यत कहा। दोस्तों, लोकप्रिय व्यक्तियों के चरित्र पर आधारित काव्यों के अतिरिक्त कई ऐसे चरित्र काव्य भी लिखे गए जिसमें कथा नायक या तो काल्पनिक होता था अथवा किसी लोक कथा से लिया जाता था। इसमें धनपाल द्वारा रचित भविष्यत कहा नाम उल्लेखनीय है, जिसको कि लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है। तो भविष्यत कहा लौकिक चरित्र काव्य के लेखक धनपाल थे। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है? ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन देखिए, शालिभद्र, सूर्य, पुष्पदंत, कनकामर या धनपाल। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? पुष्पदंत। अपभ्रंश का भवभूति पुष्पदंत को कहा जाता है। और आप जान लीजिए कि दोस्तों, आप देखिए, सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि आप जानते हैं कि राहुल सांकृत्यायन द्वारा माना गया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि
देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। आप जानते हैं कि स्वयंभू जो थे वो अपभ्रंश के वाल्मीकि हैं और या फिर अपभ्रंश के महाकवि हैं। अपभ्रंश का भवभूति किसे कहा गया है? तो ये अपभ्रंश का भवभूति, कंफ्यूज मत होइएगा, ये पुष्पदंत को कहा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? देखिए, महापुराण, जयकुमार चर्यु, जसहर चर्यु या पौम चर्यु। तो सही उत्तर है पौम चर्यु। दोस्तों ये पुष्पदंत की रचना नहीं बल्कि स्वयंभू की रचना है। इनके अन्य दो रचनाएं रिठ्ठड़ेम चर्यु और स्वयंभू छंद हैं। ये जो है स्वयंभू की रचनाएं हैं। महापुराण, जयकुमार चर्यु और जसहर चर्यु ये पुष्पदंत की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना स्वयंभू की नहीं है? आपको बताना है। पौम चर्यु, रिठ्ठड़ेम चर्यु, स्वयंभू छंद या महापुराण। तो सही उत्तर है महापुराण। दोस्तों आप जानते हैं कि महापुराण जो है ये पुष्पदंत की रचना है, ये स्वयंभू की रचना नहीं है। अगला प्रश्न इसी से रिलेटेड है कि महापुराण के रचनाकार कौन हैं? आपको बताना है। तो सही उत्तर महापुराण के रचनाकार पुष्पदंत हैं। पुष्यदंत या पुष्पदंत आप जानते हैं कि अपभ्रंश के दूसरे कवि पुष्यदंत जो हैं या जिनको पुष्पदंत कहा जाता है, इनकी 3 रचनाएं मिलती हैं, महापुराण, जयकुमार चर्यु और जसहर चर्यु। महापुराण में अनेक घटनाएं और चरित्र हैं। इसमें कवि ने 63 महापुरुषों की जीवन घटाओं का वर्णन किया है और प्रसंगवश इसमें राम कथा को भी स्थान मिला है। तो याद रखिएगा दोस्तों, महापुराण के रचनाकार पुष्पदंत हैं। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि कौन हैं? अमीर खुसरो, सूरदास, तुलसीदास या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है अमीर खुसरो। दोस्तों सूरदास ब्रज भाषा के महान कवि माने जाते हैं, तुलसीदास अवधी भाषा के, और खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले अमीर खुसरो हैं। दोस्तों इस भाषा का हिंदी नाम से उल्लेख या हिंदवी नाम से उल्लेख सबसे पहले उन्हीं की रचनाओं में मिलता है। हालांकि वे फारसी के भी अपने समय के सबसे बड़े भारतीय कवि थे। मुकरी लिखने का सबसे पहला प्रयास उन्होंने किया था। अमीर खुसरो की प्रसिद्ध रचनाओं में खालिकबारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने और गजल हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, अमीर खुसरो ने सबसे पहले खड़ी बोली का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न इसी से रिलेटेड है कि खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम क्या है? तो आप जानते हैं अमीर खुसरो। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किस कवि ने किया है? तो अमीर खुसरो ने सबसे पहले मुकरी लिखने का प्रयास किया था। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि हैं? देखिए, स्वयंभू, अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान या पुष्पदंत। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी अमीर खुसरो। दोस्तों आदिकालीन कवियों में अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो हैं। इनका जन्म 1253 में वर्तमान कासगंज के पटियाली नामक गांव में हुआ था। और अन्य कवियों में इस प्रकार हैं, अब्दुल रहमान 11वीं शताब्दी, स्वयंभू और पुष्पदंत 10वीं शताब्दी के जैन कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आप देख सकते हैं कि अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियों का उद्देश्य क्या है, आपको बताना है। तो आपको बताना है कि अमीर खुसरो की दोस्तों देखिए, अमीर खुसरो की जो है पहेलियाँ और मुकरियों का उद्देश्य क्या है। तो देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं कि वो बड़े विनोदी और सहृदय व्यक्ति थे। जन जीवन के साथ घुल मिलकर काव्य रचना करने वाले ये थे। और आप इसमें देख सकते हैं कि अमीर खुसरो की पहेलियों और मुकरियों का उद्देश्य मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा देना है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, आदिकाल में पहेलियों और मुकरियों की रचना करने वाले कवि कौन थे? तो सही उत्तर है अमीर खुसरो, ऑप्शन ए। और जेहाल मिस्की मगुन तगाफुल दुराय नैना बनाए बतियाँ, इस पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए अमीर खुसरो। दोस्तों ये काव्य पंक्तियाँ आदिकालीन कवि अमीर खुसरो द्वारा रचित हैं। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन है। खुसरो सुखन इनकी उपाधि है और इनको तुर्के अल्लाह और तोता हिंद या तूतिए हिंद कहा जाता है।
अमीर खुसरो की जो रचनाएं हैं उनमें खालिक बारी फारसी में, अरबी और हिंदी का कोश, नूह सिपहर या सिपेहर, आशिक, आशिका, आवाज़ खुसरवी। इसके अलावा इतिहासकार ईश्वरी प्रसाद इन्हें कवियों में राजकुमार कहते हैं। इन्होंने दिल्ली के सिंहासन पर 11 राजाओं का शासनकाल देखा और तोता-ए हिंद इन्हें अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था। इन्हें खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाला कवि माना जाता है। आदिकाल में पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखन और सखुने लिखने का श्रेय इनको है। मोरा जोबना नवेलरा भयो गुलाल इनकी काव्य पंक्ति है और इन्होंने कहा है कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो। अगला प्रश्न है दोस्तों, अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित कवि हैं? तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये मध्यकालीन नहीं बल्कि आदिकालीन कवि हैं और आदिकाल के जो है अंतिम कवियों में अमीर खुसरो को जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है, खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था पर कबीर धर्मोपदेशक थे, ये किसकी उक्ति है? तो सही उत्तर है ये डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कृति है। इन्होंने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है कि खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था पर कबीर धर्मोपदेशक थे। शुक्ल जी के अन्य कथन हैं कि कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था और खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ प्रसिद्ध हैं। इनमें उक्ति व चित्र की प्रधानता थी, यद्यपि रसीले गीत और दोहे भी इन्होंने लिखे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शिलांकित कृति है? पाहुड़ दोहा, राउलवेल, प्राकृत प्रयंगलम या वर्ण रत्नाकर? तो सही उत्तर है राउरवेल। दोस्तों शिलांकित कृति राउलवेल है और ये गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति है। इसकी रचना राउल नायिका के नखशिख वर्णन के प्रसंग में हुई है। आरंभ में कवि ने राउल के सौंदर्य का वर्णन पद्य में किया, फिर गद्य का प्रयोग किया और इस कृति के रचयिता रोडा नामक कवि को माना जाता है। रोडा कृत राउलवेल में हिंदी के नखशिख वर्णन श्रृंगार परंपरा आरंभ होती है और इसको हिंदी भाषा में हिंदी की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं जिसमें राजस्थानी प्रधान है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राउलवेल किस तरह की रचना है? और गद्य पद्य मिश्रित चंपू, शुद्ध काव्य, नाटक या प्रेमाख्यानक प्रबंध काव्य? तो याद रखिएगा दोस्तों, राउलवेल गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की रचना है। अगला प्रश्न है, कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नखशिख वर्णन से संबंधित ग्रंथ कौन सा है? देखिए, उक्त व्यक्ति प्रकरण, राउरवेल, कुबलय माला कथा या वर्ण रत्नाकर? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी राउलवेल। दोस्तों राउरवेल रोडा कवि द्वारा रचित आदिकालीन चंपू काव्य है जो शिलांकित कृति है और इस प्रेम काव्य में कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नखशिख वर्णन मिलते हैं। इस कृति की नायिका राउल है और रामचंद्र तिवारी इसकी भाषा को मध्य देशी मानते हैं और इसे हिंदी में नखशिख परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। अगला प्रश्न है, कुबलय माला कथा के लेखक कौन है? ऑप्शन देखिए, सोमप्रभ सूर्य, उद्योतन सूर्य, धर्म सूर्य या मुनि जिन विजय? तो सही उत्तर है उद्योतन सूर्य। दोस्तों कुबलय माला कथा के लेखक हैं। कुबलय माला आदिकालीन गद्य साहित्य है जिसके लेखक उद्योतन सूर्य हैं और आदिकालीन गद्य साहित्य में उक्त व्यक्ति प्रकरण इसके रचनाकार दामोदर शर्मा हैं। वर्ण रत्नाकर के रचनाकार ज्योतिरीश्वर ठाकुर हैं और राउलवेल जो कि चंपू काव्य है ये रोडा कवि द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है? राउलवेल, उक्त व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर या कुबलय माला? तो सही उत्तर उक्त व्यक्ति प्रकरण। दोस्तों उक्त व्यक्ति प्रकरण व्याकरण के रूप में प्रतिष्ठित है। महाराज गोविंद चंद्र के सभा पंडित दामोदर शर्मा ने 12वीं शताब्दी में इस पुस्तक की रचना की थी और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में उक्त व्यक्ति प्रकरण अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है और हिंदी व्याकरण की ओर उस समय ध्यान दिया जाने लगा था, यह इस पुस्तक से सिद्ध होता है। और दोस्तों मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पुस्तक वर्ण रत्नाकर डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी और पंडित बबुआ मिश्र के संपादन में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी द्वारा जो है प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है, उक्त व्यक्ति प्रकरण यह ग्रंथ किससे संबंधित है? ऑप्शन है महाकाव्य, गद्य काव्य, छंद या व्याकरण? तो सही उत्तर है उक्त व्यक्ति प्रकरण जो कि दोस्तों उक्त व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा द्वारा लिखा गया है और ये व्याकरण
व्याकरण आधारित ग्रंथ है, आपको जो है जानकारी होनी चाहिए। तो सही उत्तर उक्त व्यक्ति प्रकरण व्याकरण से संबंधित ग्रंथ है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इस वीडियो में हमने आदिकाल से संबंधित, जो कि हिंदी साहित्य का शुरुआती काल है, आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया है। ये प्रश्न प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में पूछे गए थे। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियों से संबंधित भाग 2 इसके अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे, क्योंकि आदिकालीन जो साहित्य है उसकी प्रवृत्तियां हैं, उसके विचारक, रचनाकार और लेखक हैं, वो काफ़ी बड़ी मात्रा में हैं और इनसे कई सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसलिए अभी इसका पार्ट 2 जो है, या पार्ट 2 अगले भाग में हम प्रस्तुत करेंगे। तब तक इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और किसी भी प्रकार की कोई दुविधा, परेशानी या किसी प्रश्न पर कोई संशय हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।